साथियों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं एराइज क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, बिफरजोय तूफान का काफ़ी कहर था अपने क्षेत्र में। पूरा जो अपना एरिया था सांचौर का वो जल से भरा हुआ था। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। इस वजह से 3-4 दिन से पूरा मार्केट ऑफ था। हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। साथियों, आज वापस मैं आपके बीच में आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। उसी सॉल्यूशन वाले चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्युबिलिटी या विलेयता। क्लियर है जी? आपको पता है दोस्तों कि विलयन के प्रकार, मैंने आपको बताया था कि भाई विलयन के प्रकार मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो 3 प्रकार का विलयन होता है। पहला आपको मैंने बताया था गैसीय विलयन, दूसरा द्रव्य विलयन और तीसरा कौन सा होता है बेटा? ठोस विलयन। अपने को यहाँ पर पढ़ना है द्रव्य विलयन के बारे में। और दोस्त, जो द्रव्य विलयन होता है उसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्लियर? देखते हैं। पहले आप समझने की कोशिश करें। मैं पहले बात कर रहा हूं साथियों द्रव्य विलयन की। क्लियर है क्या? द्रव्य विलयन दोस्त, जो द्रव्य विलयन होता है इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं समझने की आप लोग कोशिश करना। सबसे पहला प्रकार होता है गैस इन लिक्विड सिस्टम। गैस इन लिक्विड सिस्टम पहला प्रकार ये होता है। क्लियर? दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम। क्लियर है? सिस्टम दूसरा प्रकार ये होता है। और तीसरा प्रकार होता है दोस्त सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम। क्लियर है जी? ये कुल मिलाकर के 3 प्रकार होते हैं द्रव्य विलयन के। ठीक है बेटा? अच्छा, आपको बताएं कि भाई ये जो गैस इन लिक्विड सिस्टम है इसमें अगर बात करोगे तो विलय क्या होगा बेटा? इसमें विलय होगा दोस्त गैस। अगर इसमें विलायक की बात करें, विलायक क्या होगा? तो इसमें विलायक होगा द्रव्य। और विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी, विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो कैसी होगी बेटा? द्रव्य होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इसकी बात करें, देखिएगा यहां पर अगर विलय की बात की जाए तो इसमें मेरे साथियों विलय होगा द्रव्य। बोलो क्या होगा? द्रव्य। विलायक क्या होगा? तो मेरे साथियों इसमें जो विलायक होगा वो भी द्रव्य होगा और मेरे दोस्त विलयन होगा वो भी कैसा होगा? द्रव्य होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं साथियों, अगर सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम की बात करूं तो इसमें विलय क्या होगा? इसमें विलय होगा साथी सॉलिड या फिर आप लोग कह सकते हो ठोस। इसमें सॉल्वेंट या विलायक की मैं बात करूं तो इसमें विलायक होगा लिक्विड या द्रव्य और इसका जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त? द्रव्य हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या आपको? चलो, तो ये द्रव्य विलयन के 3 प्रकार होते हैं और इन तीनों प्रकारों के बारे में हमें डिस्कस करना है। पहला जो प्रकार है ना, इसमें हमें डिस्कस करना है दोस्त सॉल्युबिलिटी। बोलो क्या डिस्कस करनी है? सॉल्युबिलिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है विलेयता। क्लियर है? दूसरा जो प्रकार है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथी वाष्पदाब। बेटा क्या डिस्कस करेंगे? वाष्पदाब या वेपर प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। और यहां पर सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम है, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अणु संख्यक गुणधर्म। बोलो क्या चर्चा करने वाले हैं? अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करने वाले। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर को मैं अब 3 भाग, इस चैप्टर को अब मैं 3 भाग में बांटने वाला हूं। क्लियर? एक तो मैं पढ़ूंगा, एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विलेयता के बारे में, दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वाष्पदाब के बारे में और तीसरी चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में। अणु संख्यक गुणधर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्लियर है क्या?
यहां पर हम लोग विलेयता पढ़ेंगे, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और एक कारक हम लोग पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में एक कारक पढ़ने वाले दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव को किसके द्वारा समझाया गया था? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम आपने सुना होगा, हेनरी। यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं हेनरी का नियम। क्लियर है? यहां से न्यूमेरिकल प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विलेयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज की क्लास में वो रहेगा मेरे लाडलों विलेयता। विलेयता को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। क्लियर है? अब बात यह आती है कि भाई विलेयता होती क्या है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, या विलेयता होती क्या है। तो आप ये कहोगे किसी भी गैस की वह मात्रा जो द्रव्य विलय की निश्चित मात्रा में घोली जाती है। यानी आप ये कहोगे कि द्रव्य विलय की निश्चित मात्रा में किसी भी गैस की मात्रा, जितनी मात्रा घोली जाएगी उसे क्या बोला जाएगा? विलेयता कहा जाएगा। दोस्तों मैं परिभाषा आपके सामने लिख रहा हूं, आप चाहे तो साथ साथ में नोट कर सकते हैं। विलेयता क्या कहोगे दोस्त? किसी भी गैस की वह मात्रा, किसी भी गैस की वह मात्रा जिसे द्रव्य विलय की निश्चित मात्रा में घोली जाती है, द्रव्य विलय की निश्चित मात्रा में घोली जाती है। क्लियर है? उसे विलेयता कहते हैं। उसे बोलो क्या कहा जाता है? विलेयता कहते हैं। क्लियर है जी? ये सॉल्युबिलिटी या विलेयता की परिभाषा जो आपके सामने। क्लियर? क्या बताया? किसी भी गैस की वह मात्रा जिसे द्रव्य विलय की निश्चित मात्रा में घोली जाए, उस मात्रा को, उस क्वांटिटी को आप क्या कहोगे मेरे लाडलों? विलेयता कहोगे। कोई दिक्कत? चलो अब बेटा बात करते हैं कि भाई विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्लियर है क्या? विलेयता किस किस पर निर्भर करती है, विलेयता की निर्भरता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो साथियों नेक्स्ट जो बात करूंगा मैं वो करूंगा विलेयता की निर्भरता। अगली जो बात रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? विलेयता की निर्भरता। विलेयता की निर्भरता साथियों, विलेयता 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला जो कारक है वो रहेगा बेटा द्रव्य विलय की प्रकृति। क्लियर है? दूसरा कारक रहेगा गैस की प्रकृति, तीसरा कारक रहेगा ताप का प्रभाव, और एक और कारक मैं कह सकता हूं बेटा दाब का प्रभाव, है ना। तो सबसे पहला फैक्टर मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, वो लिख रहा हूं गैस की प्रकृति। गैस की नेचर कैसी है, गैस की प्रकृति कैसी है, उस पर निर्भर करती विलेयता। दूसरा जो फैक्टर है वो रहेगा साथियों ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। और जो तीसरा कारक है वो क्या रहेगा मेरे साथियों? दाब का प्रभाव। बोलो क्या रहेगा? दाब का प्रभाव। क्लियर है जी? दाब के प्रभाव को एक वैज्ञानिक के द्वारा समझाया गया और उस वैज्ञानिक का नाम है बेटा हेनरी। क्लियर है? तो दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी के द्वारा एक नियम दिया गया था जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। इसके साथ साथ हर कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना दिया जाता है। क्लियर है? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहां से क्वेश्चन आने की। ठीक है साथियों, तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले हेनरी के नियम के बारे में। सुने हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। साथियों
हेनरी ने क्या बताया था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हेनरी किसके बारे में बताना चाह रहा है। हेनरी विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाना चाह रहा है कि भाई विलेयता और दाब में क्या रिलेशन होता है, दाब किस तरह से विलेयता को प्रभावित कर सकता है, इस बात को समझाने का प्रयास करता है। आप समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आप लोग एक इस तरह का पात्र ले लो, क्लियर है क्या, और पात्र के अंदर आपने क्या भर दिया दोस्त, द्रव्य विलायक भरा। आपने पात्र के अंदर क्या भर दिया, द्रव्य विलायक, क्लियर। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें कुछ गैस मिलाओगे। मान लीजिए आपने इसमें ये वाली गैस मिला दी, क्लियर है क्या, ये इसमें आपने क्या मिला दी, गैस मिला दी। अब बेटा क्या होगा, गैस इस द्रव्य विलायक के अंदर घुलेगी या नहीं घुलेगी, बिल्कुल घुलेगी, विलय होगी, क्लियर है क्या, विलय होगी। तो इसकी सतह पर गैस क्या करेगी, एक प्रेशर लगाएगी। इसकी सतह पर क्या लगाएगी बेटा, प्रेशर लगाएगी, दाब लगाएगी, क्लियर है क्या। वो दाब किसके समानुपाती होगा, गैस की घुलनशील मात्रा के समानुपाती होगा। गैस की घुलनशील मात्रा ज्यादा होगी, प्रेशर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। गैस की घुलनशील मात्रा कम होगी तो प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम होगा। यानी ये जो प्रेशर है ये किसके समानुपाती होगा, गैस की घुलनशील मात्रा के, गैस की घुलनशील मात्रा, गैस की घुलनशील मात्रा के समानुपाती होगा। यानी गैस की घुलनशील मात्रा मतलब मैं कह सकता हूं गैस की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होगा। क्या साथियों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करें। आप लोग इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लोग इस तरह से परिभाषा लिखोगे कि भाई हेनरी का नियम यह कहता है कि किसी भी गैस के द्वारा द्रव्य विलायक पर लगाया गया दाब, किसी भी गैस के द्वारा, किसी भी गैस के द्वारा, गैस के द्वारा द्रव्य विलायक, द्रव्य विलायक की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब उस गैस की, उस गैस की, उस गैस की घुलनशील मात्रा के, घुलनशील मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। उस गैस की घुलनशील मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। गैस की अगर घुलनशील मात्रा ज्यादा होगी, प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। अर्थात ये नियम आपको क्या कहना चाह रहा है, सुने। अर्थात आप लोग कह सकते हो, अर्थात आप लोग कह सकते हो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, Xg होगा। गैस की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होगा। साथियों समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को आप लोग क्या लिखोगे, KH। KH का मतलब क्या होता है बेटा, हेनरी नियतांक। KH इंटू इधर क्या आ जाएगा, Xg आ जाएगा। दोस्त यहाँ P बराबर क्या होगा, गैस के द्वारा लगाया गया, गैस के द्वारा लगाया गया दाब, क्लियर है जी। यहां पर अगर Xg की बात करें तो क्या होगा बेटा, गैस की मोल भिन्न, गैस की क्या हो जाएगी बेटा, मोल भिन्न हो जाएगी, क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा Xg बराबर आप लोग लिख सकते हो गैस के मोल बट्टा कुल मोल, यानी गैस का मोल प्लस जल का मोल। और KH की बात करोगे तो KH क्या हो जाएगा बेटा, हेनरी नियतांक। KH को क्या बोला जाता है बेटा, हेनरी नियतांक। कोई दिक्कत, चलो बेटा देखिएगा एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर आपको दे रखा है अति तनु विलयन, अति तनु विलयन के अनुसार
अति तनु विलयन के अनुसार। बेटा अति तनु विलयन दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, विलायक यानी जल की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, गैस की मात्रा क्या होगी, बहुत कम। यानी इसका मतलब ये होगा Ng प्लस NH2O लगभग बराबर होगा NH2O। गैस के मोल बहुत कम होंगे और जल के मोल है वो बहुत ज्यादा होंगे। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, जल के मोल के बराबर आएगी। क्लियर है जी। अच्छा, तो यहां पर आप लोग ये कह सकते हैं कि P बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, KH इंटू XG। XG की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं Ng बट्टा NH2O। ये वाला फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। यहां पर मैंने लिखा है Ng, इसका मतलब क्या होगा बेटा, गैस के मोल। बोलो किसके मोल आ जाएगा, गैस के मोल। और NH2O किसका मोल हो जाएगा बेटा, जल के मोल हो जाएंगे। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो बेटा, अच्छा तो फाइनली मैंने आपके सामने फॉर्मूला क्या रखा कि भाई फॉर्मूला फाइनली आपके सामने ये रखा कि P बराबर क्या हो जाएगा, KH इंटू Ng बट्टा यहां पर क्या आ जाएगा NH2O। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अगर 1 लीटर जल के पास आपको पता नहीं है, प्रश्न में 1 लीटर जल दे दिया, तो आप लोग कितने मोल मान के चलोगे 1 लीटर जल में। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, 1 लीटर जल में मोल कितना हो जाएगा बेटा, 1 लीटर जल का भार कितना होगा 1000 और इसका मोलिकुलर वेट 18। सॉल्व करोगे बेटा 55.5 मोल। यानी 1 लीटर जल के पास मोल कितने मान के चलोगे बेटा, 55.5 मोल मान के चलोगे। कोई दिक्कत क्या आपको। अच्छा, अब बेटा बात आती है कि मैंने आपको फाइनली बताया कि P बराबर KH इंटू क्या होता है, XG होता है। तो यहां KH बराबर आप लोग क्या कहोगे, क्या हो जाएगा, P बट्टा XG हो जाएगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है। क्या XG का कोई यूनिट होता है, नहीं, ये तो बेटा यूनिट लेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट ऑफ KH। KH का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, KH का मात्रक वही होगा जो मात्रक किसका होगा बेटा, P का होगा। क्लियर है, जो मात्रक प्रेशर का होगा वही मात्रक किसका होगा, KH का। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सेम एज P। जो मात्रक प्रेशर का होगा वही मात्रक किसका होगा, KH का होगा। बेटा देखिएगा, अगर Xg इक्वल टू कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो P बराबर क्या आएगा बेटा, KH आएगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, इस बार CBSE बोर्ड में एक प्रश्न पूछा गया था, हेनरी नियतांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है, तो हमें पता होना चाहिए KH की निर्भरता। KH की निर्भरता भी अपने को पता होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर हेनरी नियतांक निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, गैस की प्रकृति पर हेनरी नियतांक निर्भर करता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, विलायक की प्रकृति पर भी हेनरी नियतांक निर्भर करेगा। और तीसरी बात बता रहा हूं बेटा, ताप पर भी हेनरी नियतांक निर्भर करता है। पहली बात किस पर निर्भर करता है बेटा, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति। क्लियर है। दूसरा किस पर निर्भर करेगा बेटा, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर हेनरी नियतांक निर्भर करता है। और तीसरी बात बता रहा हूं बेटा, ताप पर हेनरी नियतांक, ताप पर निर्भर करता है बेटा, ताप पर निर्भर करता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला, हेनरी नियतांक का कोई मात्रक होता है क्या, बिल्कुल होता है यार। क्या होता है, जो मात्रक प्रेशर का है वही मात्रक किसका होगा मेरे लाडलो, हेनरी नियतांक का होगा। कोई दिक्कत है नहीं। हेनरी नियतांक कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, 3 कारक बताए बेटा। पहला कारक गैस की प्रकृति पर बिल्कुल करेगा,
दूसरा कारक विलायक की प्रकृति पर बिल्कुल करेगा, और तीसरा कारक ताप पर हेनरी नियतांक निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। ये 3 फैक्टर मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या हुआ, गैस की प्रकृति पर हेनरी नियतांक निर्भर करता है, यानी आप लोग कह सकते हो अलग अलग गैस के लिए, अलग अलग गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान, बोलो हेनरी नियतांक का मान सेम होगा या अलग होगा? भाई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग गैस होगी तो हेनरी नियतांक का मान भी क्या होगा, अलग होगा। हेनरी नियतांक का मान अलग अलग होता है। क्लियर है जी? ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक ग्राफ बना रहे हैं अपन, सुनो। एक ग्राफ अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, दाब तथा गैस की मोल भिन्न P तथा XG के बीच में ग्राफ आपसे पूछा जाता है। ग्राफ देखिएगा साथियों, ग्राफ किसके बीच में? P तथा XG के मध्य ग्राफ, P तथा XG के बीच में ग्राफ आपसे पूछा जाता है। आपको पता है फॉर्मूला क्या, P बराबर KH इंटू XG, ये वाला फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? तो आप लोग क्या कहोगे, इसकी तुलना आप किससे करोगे? y बराबर mx प्लस c से, प्लस कुछ नहीं, इसका मतलब यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, 0। यानी y एक्स पर आप किसको रखोगे बेटा? प्रेशर को रखोगे, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, x अक्ष पर किसको रखोगे बेटा? गैस की मोल भिन्न को रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर ग्राफ का फॉर्मेट बना रहा हूं, सुने। यहां पर मैंने रखा P और इधर मैंने क्या रख दिया बेटा, XG। अब आप लोग बताओ C किससे कंपेयर हो रहा है? 0 से। C का मतलब क्या होता है बेटा? अंत्यखंड, है ना? तो इस इक्वेशन में C की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब कोई अंत्यखंड है क्या? बिल्कुल अंत्यखंड नहीं है। क्लियर? तो आप लोग क्या कहोगे, ग्राफ कहां से गुजरेगा मेरे लाडलों? ग्राफ गुजरेगा मूल बिंदु से। ग्राफ कहां से गुजरने वाला है दोस्त? मूल बिंदु से गुजरने वाला है। अब मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये स्लोप पर निर्भर, ये स्लोप किस पर निर्भर करता है? ये देखिएगा बेटा, m की तुलना आप किससे कर रहे हो? KH की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? KH का मान पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। KH का मान नेगेटिव होता तो ग्राफ किस तरफ आता? नीचे की तरफ। तो बेटा ये ग्राफ इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। चलो, इस x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचूंगा तो ये कोण क्या हो जाएगा बेटा? थीटा। यानी यहां पर मैं लिखूंगा स्लोप किसके बराबर होता है बेटा? tan थीटा के बराबर। और यहां पर स्लोप किसके बराबर है? KH के बराबर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा, यहां से एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं। देखिएगा P इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया? KH इंटू XG। यहां ध्यान से एक चीज और समझने की कोशिश करना। P बराबर क्या बताया? KH इंटू XG। क्लियर है क्या? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब ये हुआ कि जिस गैस के लिए KH का मान अधिक होगा उस गैस की घुलनशील मात्रा कम होगी। अरे सुनो यार, आप लोग ये कह सकते हैं कि XG और यहां पर आप लोग कहोगे XG बराबर क्या हो जाएगा? P बट्टा KH हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? गैस की घुलनशील मात्रा और KH के बीच में रिश्ता कैसा हो गया? व्युत्क्रमानुपाती का। यस या नो? यस। इसका मतलब ये हुआ कि भाई KH का मान अधिक होगा तो गैस के मोल भिन्न क्या होंगे? कम। यानी गैस की घुलनशील मात्रा क्या होगी? कम। यानी जिस गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान ज्यादा है उस गैस की घुलनशील मात्रा क्या है? कम। और जिस गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान कम है उस गैस की घुलनशील मात्रा क्या होगी बेटा? अधिक होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखोगे क्या? चलो बेटा, यहां से
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है हेनरी नियतांक या हेनरी नियम से संबंधित। क्लियर है क्या? किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 गैस के लिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चंस देखें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 गैस के लिए, H2 गैस के लिए हेनरी नियतांक, H2 गैस के लिए हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 1 किलो बार। हेनरी नियतांक 1 किलो बार है। हेनरी नियतांक कितना है दोस्त? 1 किलो बार है, ठीक है ना। अच्छा, तथा 1 लीटर जल में H2 के घुलनशील मोल आपको ज्ञात करने हैं। तो 1 लीटर जल में H2 के घुलनशील मोल ज्ञात कीजिए। 1 लीटर जल में H2 के घुलनशील मोल आपको ज्ञात करने हैं। क्लियर है क्या? जबकि H2 गैस द्वारा जल की सतह पर, जबकि H2 गैस द्वारा जल की सतह पर लगाया गया दाब बराबर 1 एटीएम है, सॉरी दाब बराबर 1 बार है। क्लियर है? देखिएगा, प्रश्न को वापस से रिवाइज कर रहा हूं मैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 गैस के लिए हेनरी नियतांक 1 किलो बार है। क्लियर है? KH की वैल्यू आपको दे रखी है। तो 1 लीटर जल में H2 के घुलनशील मोल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि H2 गैस द्वारा जल की सतह पर लगाया गया दाब, बोलो कितना है? 1 बार है। दोस्त आप जानते हैं, देखो इस प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें, है ना। आपको प्रश्न में P बराबर कितना दे रखा दोस्त? 1 बार दे रखा है। और क्या दे रखा है? KH बराबर 1 किलो बार। साथियों, 1 किलो बार का मतलब आप क्या कहोगे बेटा? 1000 बार। P तथा KH का मात्रक आपने सेम कर लिया। अच्छा, और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया? 1 लीटर जल में, आप बताओ बेटा, 1 लीटर जल के मोल कोई बता सकता कितना होगा? अभी हमने देखा था 55.5 मोल होता है। अरे यस या नो? कोई दिक्कत है? पूछा क्या गया है? गैस के मोल क्या होंगे? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? PH बराबर KH इंटू Ng बट्टा NH2O। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी? 1। इधर कितना दे रखा? 10 की घात 3। 1000 का मतलब आप लिख सकते हो 10 की घात 3 इंटू Ng, और बेटा जल का मोल प्रश्न में दे रखा कितना? सॉरी, जल 1 लीटर जल, 1 लीटर जल का मतलब क्या हो जाएगा? 55.5। आपको Ng ज्ञात करना है, बट्टा 1 कर लो, और आप लोग यहां से क्या कर लो दोस्त? वज्र गुणा कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो Ng इंटू 10 की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 55.5। तो Ng बराबर क्या आएगा? 55.5 बट्टा 10 की घात 3, यानी इसको आप लिख सकते हो 55.5 इंटू 10 की घात -3। ये आपके पास क्या जाएगा बेटा? गैस के घुलनशील मोल आ जाएंगे। क्या साथियों मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो बाकी का अपन